हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आराम से पढ़ रहे होंगे। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसका हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हम कम से कम समय में रिवीजन करेंगे, तो एंड तक बने रहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले हम फोर्स की। देखिए चैप्टर का नाम ही है शुरुआत में फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? पुल और पुश को हम फोर्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजिशन में कहीं रखी है, मान लीजिए आपकी बुक टेबल पर रखी है और आपको वो घर पे ले जानी है। अभी कहाँ रखी है? टेबल पर रखी है, और वो आपको क्या है, घर पे ले जानी है स्कूल से। तो आप क्या करेंगे, बुक को उठाएंगे, बैग में रखेंगे और घर ले जाएंगे। तो आपने क्या किया, टेबल से बुक को उठाया और बैग में उसे रख लिया। तो टेबल पर पहले बुक की पोजीशन थी, अब आपने उसे उठाकर कहाँ रख लिया, बैग में रख लिया। तो बुक की आपने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी। और ये जो पोजीशन चेंज जिसकी वजह से हुई, दैट इज कॉल्ड फोर्स। उसको क्या कहेंगे हम? फोर्स कहेंगे। बात क्लियर है? इसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप पोजीशन को चेंज करते हो और जिस भी वजह से करते हो, दैट इज कॉल्ड फोर्स। उसको क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। आपको मान लीजिए पानी पीना है, गिलास भरा हुआ या बोतल में पानी रखा है, तो आप क्या करेंगे, उस बोतल को उठाएंगे और पानी पीने लग जाएंगे। तो आपने क्या किया, बोतल की पोजीशन को चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है ना। ये सब जो आप कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन तक ले जाने के लिए जो आप एक्सटर्नल इफेक्ट डालते हो, ठीक है ना, एक्सटर्नल कोई भी चीज लगाते हो, उसको हम फोर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि आप फोर्स से ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर दो। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, मैं आपसे कहूं कि ये जो दीवारें होती हैं रूम में, वो वॉल्स हैं, उस पर क्या है, आपको फोर्स लगाना है। या मैं आपसे कहूं कि उस दीवार को उठा के दूसरी जगह रख दीजिए। आपसे कहूं लेफ्ट वाली दीवार को राइट में कर दीजिए और राइट वाली को लेफ्ट में कर दीजिए, तो आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हंसी आ जाएगी कि ये कौन सा सवाल हुआ। तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि दीवार को हम आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना फोर्स नहीं है कि उसकी पोजीशन को चेंज कर दें। बट हम क्या है, उस पर क्या है, फोर्स लगाते रहते हैं। उसको कहते हैं हम ट्राई करना। तो हम क्या फोर्स लगाकर ट्राई कर रहे हैं उसकी पोजीशन को चेंज करने की। यानी कुछ ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर पाते हैं, यानी उनके लिए सफिशिएंट फोर्स हमारे पास नहीं है। तो उनके लिए क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर कार जो है फंस जाए या कहीं पर व्हीकल फंस जाए, तो हम क्या करते हैं, उसे धक्का लगाते हैं। अब धक्का लगाते हैं तो एक इंसान के द्वारा लगाए धक्के से आगे नहीं बढ़ता, तो क्या करते हैं, ग्रुप में उसे धक्का लगाते हैं और वो वहां से आगे कर देते हैं। यानी उससे अमाउंट ऑफ फोर्स ज्यादा चाहिए। अब ज्यादा फोर्स चाहिए, इसलिए वहां पर ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक इंसान उसे नहीं कर पाता। तो हमें क्या कहना है फोर्स के बारे में? फोर्स इज अ एक्सटर्नल फैक्टर। एक एक्सटर्नल फैक्टर है ड्यू टू विच वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। चलिए डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज इट। यानी या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है फोर्स, या क्या करता है, कोशिश करता है चेंज करने की। ठीक है, ये होता है फोर्स। और आप वो भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। पुश और पुल जो होता है, पुश और पुल जो होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? यानी फोर्स क्या है, किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज कर देगा या करने की कोशिश करेगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब बात आती है फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या है, फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला, तो देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू ma, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ में हम इसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अभी आप यहां से समझिए F इक्वल टू ma होता है। इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे इसमें देखिए फोर्स में मास आ रहा है, तो मास की यूनिट जो होती है वो kg होती है। और यहाँ पे आ रहा है एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पे मास की यूनिट क्या हो गई, kg हो गई, और a की क्या हो गई, a की बताइए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F इक्वल टू ma फोर्स का फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो ये जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम SI यूनिट कहते हैं, और वो जो है न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है, जो कि साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम से इसकी SI यूनिट रखी गई जिसको हम न्यूटन कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, तो यूनिट की बात करें तो हम लिख सकते हैं SI यूनिट न्यूटन होती है, और इसको हम
इसके इक्वल कर देते हैं जो कि फॉर्मूले से आई है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली न्यूटन की कि किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। ये क्या यहाँ पे एक्सीलरेशन है। अब देखिए क्वांटिटी कैसी होती है, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अब पूछा जाए व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, आप कहेंगे जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ फोर्स को कंप्लीट करते हैं। इसकी और भी यूनिट होती है फोर्स की। एक यूनिट डायन होती है। क्या होती है, डायन। ठीक है, ये डायन नहीं है, भूत वाली डायन नहीं है, ये डायन है। क्या है, डायन। तो डायन जो होता है ये इसका CGS यूनिट होता है। आप नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे CGS यूनिट क्या होता है, FPS यूनिट क्या होता है, बट हम यहाँ पे काम चलाएंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन से। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स की। देखिए फोर्स बहुत टाइप के होते हैं। अगर हम फंडामेंटल के फोर्स की बात करें तो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें करना है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट के बेस पर। तो ये 2 टाइप के होंगे, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपसे एग्जांपल दिया था कि बुक को उठाना है, उसकी पोजीशन को चेंज करना है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन को चेंज करने के लिए आप करेंगे उसे पकड़ेंगे और उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया है उस ऑब्जेक्ट पर, उसका नाम होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता। जैसे आपने जिस ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है, अगर उसी ऑब्जेक्ट को उठा के आप ऊपर फेंक दें, क्या कर दें, ऊपर फेंक दें, तो आपने तो फोर्स फ्री कर दिया, आपने तो ऊपर फेंक दिया और अपना जो फोर्स हटा दिया। अब वो ऑब्जेक्ट ऊपर गई, आपने जो फोर्स उसे दिया था, अब उसके बाद वो नीचे आ रही है। कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि अर्थ उसे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब आपने तो कोई टच नहीं किया। तो अब इस कंडीशन में आपने टच नहीं किया, इसलिए उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। ऐसे ही और भी फोर्स होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स में अप्लाइड फोर्स होता है, जो हम किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब हम चलते हैं तो जो ग्राउंड है यानी जमीन है, जमीन और पैरों के बीच में जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट की मोशन का अपोज करता है। क्या करता है, ऑब्जेक्ट की मोशन का अपोज करता है। मान ली हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लेगा, ठीक है, और कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लेगा, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। नॉर्मल फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है। आप जानते हैं स्प्रिंग को जब खींचते हैं, ठीक है ना, फिर वापस छोड़ दो तो वो वापस आया, तो हमने खींचने में क्या किया, कांटेक्ट किया, तो कांटेक्ट फोर्स भी इसी में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकेंगे वो नीचे गिर जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आप देख सकते हैं, मैग्नेट को रख लीजिए, साथ में आयरन के पीसेस को रख दीजिए, मैग्नेट क्या करेगी, उन पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगी। अब अट्रैक्ट करने में उसने क्या है, हमें कोई कांटेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब बात थोड़ी सी इसकी बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो देखिए आप मान लीजिए पेपर के छोटे छोटे पीस कर लीजिए और पेन को अपने हेयर से रब कीजिए, रब करने के बाद पेपर्स के पास ले जाइए, तो पेपर क्या उसको अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हायर क्लासेस में हम इसके बारे में और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, किस फॉर्मूला क्या होता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। बैलून को रब कीजिए, बैलून को रब करने का आप क्या है, बॉल पर उसे चिपका दीजिए, वो भी वहां पे हो जाएगा सेटल थोड़ी देर के लिए, तो वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में बात कर ली हमने, कॉन्टैक्ट फोर्स की और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ये भी फोर्स के टाइप होते हैं, बट हमें देखना है बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन में। तो बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है ये, अब इस ऑब्जेक्ट को कुछ लोग इधर खींच रहे हैं और उनका जो फोर्स है F1 है और ये 10 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का। इसके अपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स लगा है और इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स है। तो अब आप बताइए, क्या ये बॉडी मोशन करेगी, बताइए ये बॉडी क्या मोशन करेगी, जी बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल सही जवाब, ये बॉडी मोशन नहीं करेगी। अब बॉडी मोशन नहीं करेगी तो क्या होगा, ये रेस्ट में रहेगी। क्या होगा, ये रेस्ट में रहेगी।
तो रेस्ट में रहेगी, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड, मेरे लिए लेफ्ट है, आपके लिए राइट होगा। तो आपके लिए बता दो, तो ये राइट साइड का जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है, लेफ्ट साइड का जो फोर्स है वो भी 10 न्यूटन है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसी कंडीशन में जब हम नेट फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नेट फोर्स या एफ रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, आर फोर रिजल्टेंट। तो क्या करते हैं, हम ये देखेंगे कि इधर साइड कितना फोर्स है। जैसा कि आप मैथ में पढ़ते हैं, ये चीजें आपने सीख ली होंगी कि इधर एक्स एक्सिस होता है जो कि पॉजिटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है। अगर हम इसको ओरिजिन कंसीडर करें तो राइट साइड की वैल्यू कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की कैसे हो जाएंगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं इधर इसी साइन कन्वेंशन को यूज करूंगा, तो मेरे लिए ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कैसे आएगी, पॉजिटिव, और ये वाली कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर बात है। तो हम इनका जब नेट निकालेंगे तो नेट का मतलब होता है ऐड कर देना, F1 में F2 को ऐड करना है। अब वैल्यूज पुट कीजिएगा, F1 की वैल्यू कितनी है, +10 न्यूटन, ठीक है, और F2 की वैल्यू कितनी है, -10 न्यूटन। अब ये -10 न्यूटन क्यों लिखा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, उसको पॉजिटिव लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन इसकी नेगेटिव हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कैंसिल होके कितना आ जाएगा आंसर, 0। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी कंडीशन में जो एफ नेट है, क्या है, एफ नेट वो कितना है, 0 है। क्लियर हुई ये बातें। तो ऐसी कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे रेस्ट स्टेट में। कौन सी स्टेट में, रेस्ट स्टेट में। और रेस्ट स्टेट में है, इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं दैट इज बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स है यहाँ पे, अगर फोर्स की बात करें तो ये बैलेंस फोर्स है। कौन सा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है। ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो बैलेंस फोर्स का मीनिंग होता है कि किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको 2 दिखाए, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0। जैसे इस 10 ने इस 10 को कैंसिल किया, अब मान लीजिए इधर एक फोर्स लगा है और इधर भी फोर्स लगा है, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो ये भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ऊपर फोर्स लगाते हैं और नीचे भी फोर्स लगा दें तो वो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कैसा हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएंगे। क्लियर हुई बातें। अब बात करते हैं किसके लिए, अनबैलेंस के लिए। अनबैलेंस में क्या होता है, अनबैलेंस का छोटा सा कंडीशन है कि एफ नेट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ अगर F1 की वैल्यू इधर 10 न्यूटन है तो F2 की वैल्यू 10 न्यूटन नहीं होनी चाहिए, कितनी भी कर दो पर 10 नहीं हो, तो 8 है। अब यहाँ पे नेट जब निकालेंगे तो आपको पता है इसको हम प्लस लेंगे और इसको हम माइनस लेंगे, तो 10 न्यूटन माइनस का 8 न्यूटन, यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे 8 लिखा है तो वैल्यू आ जाएगी 2 न्यूटन की। अब 2 न्यूटन जो फोर्स आया है वो किस डायरेक्शन में आएगा, जिधर इसकी वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन करेगी। क्या करेगी, मोशन करेगी। अब ये रेस्ट में नहीं रहेगी। तो यहाँ पे एफ नेट 0 होता है, यहाँ पे एफ नेट यहाँ पे 0 नहीं होता है और यहाँ पे एफ नेट 0 होता है। तो ये बैलेंस फोर्स होता है और इस कंडीशन में कौन सा फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इस कंडीशन में कौन सा होगा, अनबैलेंस फोर्स। समझ में आ गई बातें, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, तो इनको हम देखते हैं एग्जांपल विद डिफरेंस। तो देखिए बैलेंस फोर्स की बात कर लें तो बैलेंस फोर्स में रखेंगे द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया था एफ नेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसमें एफ नेट क्या है, एफ नेट 0 नहीं होना चाहिए, एफ नेट इज इक्वल नॉट 0। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नो एक्सीलरेशन, सिस्टम एक्सपीरियंसेस एन एक्सीलरेशन, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेस्ट में रहेगी, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, रेस्ट में रहेगी, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, और इस कंडीशन में मोशन में आएगी तो बॉडी एक्सीलरेटेड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंज, यानी बैलेंस में कोई चेंज नहीं होता, बैलेंस में कोई चेंज नहीं होता, यानी जैसा है वैसा ही रहता है। बट अनबैलेंस की बात करें तो अनबैलेंस का द बॉडी चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी इसमें क्या है, स्टेट चेंज हो जाती है, इसमें स्टेट चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल में देखिए, पुशिंग अ बॉल, अगर हम बॉल को पुश करते हैं तो उसकी पोजीशन को चेंज कर पाते हैं, नहीं कर पाते, तो ये बैलेंस फोर्स में है, क्योंकि हम जितना फोर्स
अप्लाई कर रहे हैं किस पर, बॉल पर, वो बॉल भी उतना ही फोर्स हम पे अप्लाई करती है। इसी को न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स मान ली 10 न्यूटन, दैट इज एक्शन, तो बॉल भी उतना ही फोर्स हम पे अप्लाई करती है, दैट इज रिएक्शन फोर्स। ये आगे पढ़ने वाले हैं लास्ट में। अब देखिए एक कप ऑन अ ट्रे, यानी एक ट्रे में एक कप रखा है, उसमें चाय होगी नहीं होगी ये पता नहीं है, पर एग्जाम्पल में एक कप ऑन अ ट्रे, तो एक ट्रे में कप रखा है, तो वो भी कैसा होगा, बैलेंस फोर्स, यानी कप जो रखा होगा उसका फोर्स mg नीचे की ओर होगा और नॉर्मल फोर्स जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो वो भी बैलेंस होगा। इस कंडीशन देखिए हैमरिंग यानी हथौड़े से किसी को पीटते हैं, उस कंडीशन में बैलेंस फोर्स नहीं होता। किकिंग अ बॉल को जब हम किक कर देते हैं, किक मार देते हैं, तो बॉल गई, अब बॉल चली गई क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स होगा तो मोशन में आएगा। आप इसे देख सकते हैं, ये भी गेम आपने खेला होगा अनबैलेंस की कंडीशन में। इस डायरेक्शन देखिए 300 न्यूटन फोर्स है और इधर 100 न्यूटन फोर्स है। अब आप बताइए ये मोशन किधर करेंगे, लेफ्ट में या राइट में, कमेंट करके बताइए। इसमें देखिए ये जितना फोर्स इस डायरेक्शन लगा रहे हैं उतना ही इस बॉक्स ने इस डायरेक्शन लगा दिया, इसका मतलब ये बैलेंस कंडीशन में है। ये ऑब्जेक्ट कुछ देखिए, कोई ऑब्जेक्ट रखिए एक्स डायरेक्शन में इसका फोर्स है और यहाँ पर कुछ वाई लिखा है, वैसे ये एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा और ये रेस्ट में है, इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है ये किसका होगा, बैलेंस का होगा, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्लियर हुई बातें। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बैलेंस अनबैलेंस के बाद इनर्शिया की। देखिए इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक जिद होती है। इनर्शिया क्या, एक जिद होती है। जैसे मान लीजिए आप गुस्सा हैं और आप किसी जगह जाके बैठ गए और आपसे कहा जाए उठ जाओ, तो आप गुस्से में क्या करेंगे, नहीं मैं नहीं उठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, आप नहीं उठते, इसका मतलब आपने जिद कर ली, यानी इनर्शिया है ये आपका। ऐसे आपको नींद आ रही है और आपको कोई जगाने आ जाए तो आप आसानी से नहीं जगेंगे, यानी मन कर रहा है सोने का, आप चाहते हैं सोते रहना और कोई जगा दे तो बड़ा बुरा लगता है, भाई नींद क्यों खराब कर दी, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप सोना चाहते हैं, कोई आपको जगा दे तो आप क्या करेंगे, उसका अपोज करेंगे, क्या करेंगे, अपोज करेंगे, कोई ना जगाए। आप मान लीजिए खेल रहे हैं और घर वाले हैं बेटा पढ़ लो, पूरे दिन तो पढ़ते रहते हैं, फिर भी घर वाले कहते हैं पढ़ लो, तो ये क्या हो गया, आप उसका फिर भी क्या करेंगे, अपोज करेंगे कि नहीं नहीं अभी खेलने दो, तो ये भी क्या हो गया, आपका इनर्शिया हो गया, यानी आप जो काम कर रहे हैं वही काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये अलग बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन ना लगे, लेकिन अगर आप खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो आपका मन कर रहा है उसे चलाने का, आप कंटिन्यू करते जाते हैं, तो इसका मतलब आप जो काम कर रहे हैं करते रहने का मन करता है। उसमें अगर कोई क्या करे, उसमें अगर कोई रोकने का प्रयास करे तो हम उसका अपोज करते हैं, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट, यानी हम जैसे हैं वैसा ही रहना चाहते हैं, हमें कोई बदले ना, हम उसका अपोज करेंगे, क्या करेंगे, अपोज करेंगे। लेकिन ध्यान रखें गलत आदतों का अपोज नहीं करना चाहिए, अगर कोई गलत आदत है तो उसे छोड़ देना चाहिए, इतना इनर्शिया ठीक नहीं है, ऑब्जेक्ट के पास ही अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान ली कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट देखिए इफ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी बता रहा हूँ, रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट रखिए और इस पर जो नेट फोर्स है अभी जीरो, क्या है, नेट फोर्स क्या है, जीरो, यानी बैलेंस है अभी। अब बैलेंस है ये, अभी बताया था बैलेंस फोर्स लगाए, यानी रेस्ट में है, कैसी है, रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहेगी। अब रेस्ट में रहेगी, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है, ऑब्जेक्ट कोई क्या है, मोशन में है, तो ये मोशन में ही रहेगी कब तक, जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। जैसे मान लीजिए इस पर फोर्स कर देंगे तो रेस्ट मोशन में आ जाएगी, मोशन में ब्रेक लगा देंगे, कोई चीज चल रही है उसे ब्रेक लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब ब्रेक लगाना क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। यहाँ पर इस रेस्ट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मोशन में लाएंगे, मोशन में लाने के लिए इस पर फोर्स लगाएंगे और जो फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो बिना फोर्स के, बिना एक्सटर्नल फोर्स के स्टेट में चेंज नहीं होगा। तो सेकंड डेफिनेशन को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, एंड इफ इट इज मूविंग with uniform speed it will continue moving unless an unbalance force is applied on it, यानी जब तक हम किसी पर अनबैलेंस फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, इसे हम इनर्शिया कहते हैं। अब बात करने वाले हैं मास और इनर्शिया की, किसकी बात करेंगे, मास
और इनर्शिया की। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास 500 kg है और एक का मास 100 kg है, तो आप बताइए किसका मास ज्यादा है? इसका मास ज्यादा है, तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया कम होगा, ठीक है ना। इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे इनर्शिया की बात होगी, यहाँ पे इनर्शिया और मास में क्या है, रिलेशन है। ये इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है, इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखिए इनर्शिया जो है 3 टाइप का होता है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, एक इनर्शिया मोशन होता है, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। इन तीनों इनर्शिया को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वो भी बस का एग्जाम्पल। मान लीजिए आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस अभी रेस्ट में है, कैसी है, रेस्ट में, और आप बस में खड़े हैं। जैसे ही ड्राइवर बस को चलाता है तो बस जाती है आगे, आप पीछे गिर जाते हो। कैसे हो जाते हो, पीछे की ओर गिर जाते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर का ये वाला जो हिस्सा होता है, कमर वाला जो हिस्सा होता है, इससे नीचे वाला हिस्सा जो है वो बस के साथ उसी पोजीशन में होता है जैसी बस थी पहले। तो बस पहले रेस्ट में थी, हमारा पूरा शरीर कैसा था, रेस्ट में। जैसी बस आगे गई, हमारा ऊपर वाला शरीर जो है वो पीछे की ओर आ गया, क्योंकि ये किस में रहना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है। बट बस कहाँ चलेगी, आगे। कहाँ चलेगी, आगे। तो आगे वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है आगे वाला, वो बस के साथ मोशन में गया, लेकिन पीछे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा कहाँ जाना चाहता है, पीछे जहाँ था वहीं रहना चाहता है। तो यानी रेस्ट में था, रेस्ट में रहना चाहता है। तो ये तो बात होगी मोशन की, सॉरी रेस्ट की बात होगी। किसकी बात होगी, रेस्ट की। अब बात कर ले मोशन की। अब मान लीजिए बस चल चुकी है, आप खड़े हैं बस में, आप बस में खड़े हैं। अब बस कैसी है, ध्यान सुनिए। जैसे ये बस है, ये बस चल रही है और आप ऐसे खड़े हैं, आप ऐसे खड़े हैं और आपने कोई सपोर्ट नहीं ले रखा है, ना ही कोई हैंगल पकड़ा है, नहीं कुछ और, आप ऐसे ही खड़े हैं। बस अभी चल रही है, तो ऐसे आप भी चल रहे हैं, ठीक है। बस चल रही है, आप भी चल रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही बस वाला ब्रेक लगाए तो बस तो रुक जाएगी। बस किस में आ गई, रेस्ट में। अब क्या होगा, इतना हिस्सा जो होगा हमारे, जो पैरों से ऊपर तक का, यानी हमारे पेट तक का जो हिस्सा होगा, वो क्या है, ये बस के साथ पहले क्या था, मोशन में था, अब भी मोशन में है। जैसी बस रुकी तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये मोशन में ही रहेगा। कैसा रहेगा, मोशन में ही। तो ये कहाँ जाना चाहेगा, आगे। लेकिन ये वाला हिस्सा बस के कांटेक्ट में था, तो बस के हिसाब से रेस्ट में आ गया। यानी जैसी ब्रेक लगी तो हम क्या आगे की ओर गिरते हैं, और बस चालू होती है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं। यानी पहले रेस्ट में थे, बस मोशन में जाएगी, पीछे चले गए। अभी बस मोशन में, आप खड़े हैं, बस में ब्रेक लगी, रेस्ट में आई तो हम आगे की ओर चले गए। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इनर्शिया। एक बात होती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन जब चेंज होता है बस का, मान ली बस इस तरीके से मुड़ रही है तो आप इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। बस ऐसे मुड़ेगी, हम इधर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो बस इधर मुड़ रही है तो हम इधर हो जाएंगे। ये क्या होता है, अपोज करना। यानी बस मुड़ी ऐसे, हम मुड़ जाएंगे ऐसे, यानी हम तिरछे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं। क्यों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी टेंडेंसी जो होती है बॉडी की रेस्ट में, वो रेस्ट का इनर्शिया कहलाती है, रेस्ट में ही रहना चाहती है। यहाँ पे देख सकते हैं उसका थोड़ा सा चिन्ह है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें थर्ड की, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वो चल रही है उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है। जैसे मान ली बस इधर जा रही है सीधी, तो बॉडी भी ऐसे ही जा रही होगी। बस इधर मुड़ गई तो बॉडी इधर होगी, क्योंकि बॉडी को तो ऐसा लग रहा था इधर जा रहे हैं, यानी शरीर को तो ऐसा लग रहा था हम इधर जाए, लेकिन सर इधर जाना चाहेगा, बस इधर होगी। मान ली बस इधर होगी, शरीर उधर जाना चाहता था, उधर ही हो गया। तो ये किसकी वजह से हो गया, द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। इसके एग्जांपल देख सकते हैं, ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली। यानी बस अचानक से चली जाती है तो हम क्या पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका एग्जांपल है रेस्ट का। अब कैसे पहचानें के एग्जांपल दिए तो कौन सा क्या होगा। अगर मान ली इनिशियल कंडीशन में रेस्ट में है आप, कैसे हैं, रेस्ट में, और फिर आपसे पूछा जाए बाद में आप मोशन में आ गए तो किसका इनर्शिया है, तो रेस्ट का। पहली कंडीशन को देख लें, उसी हिसाब से बता दें। अगर शुरुआत में कोई मोशन में है तो मोशन का इनर्शिया होगा, ठीक है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट का इनर्शिया हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फ्रूट्स फॉल डाउन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट व्हेन द ब्रांचेस ऑफ ट्री आर शेकन। जब हम किसी पेड़ की जो ब्रांच होती है उसे हिलाते हैं तो जो फ्रूट है वो गिर जाता है, वो किसका एग्जांपल होगा, रेस्ट का होगा, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का होगा। डस्ट पार्टिकल ऑन अ कारपेट फॉल इफ वी बीट द कारपेट विद द स्टिक। यानी हम किसी स्टिक से अगर किसी कारपेट को पीटते हैं तो उसमें जो है पार्टिकल्स डस्ट के बाहर आ जाते हैं।
क्या आ जाते हैं, डस्ट के बाहर आ जाते हैं। अब कैसे आते हैं ये सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक कारपेट है, इसमें डस्ट के पार्टिकल हैं, आपने इसको पीटा, तो जैसे ही आप इसे स्टिक से पीटेंगे तो ये क्या थोड़ा नीचे होगा, लेकिन अभी क्या था यहाँ पे, तो यहाँ पे है, फिर से सुनिए, यहाँ पे और इस पे क्या बहुत सारे पार्टिकल लगे हैं डस्ट के, आपने इसे पीटा, ये तो गया नीचे, डस्ट के पार्टिकल अभी ऊपर हैं, अब ऊपर हैं तो नीचे चलेंगे। ऐसे हम कपड़े को झटकते हैं, तो कपड़े मान लो पानी रखा है, आपने कपड़े धोए हैं, कपड़े में पानी है और कपड़े को आपने ऐसे ले लिया, अब इस तरीके से हम करते हैं, तो इस हाइट पे अभी कपड़ा रखा था आपने, वहीं पे वाटर मॉलिक्यूल थे, आपने उसे झटक के नीचे कर दिया, तो पानी के वाटर मॉलिक्यूल यहीं रह गए और वाटर मॉलिक्यूल है वो नीचे गिर जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। यानी कपड़ा अभी यहाँ पर रखा है आपने, उसमें वाटर मॉलिक्यूल है, आपने ऐसे किया, जैसे आप ऐसे करेंगे तो होगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल इसी सरफेस पर रह जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके एग्जांपल देंगे, ए पर्सन इन रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड द बस वैन स्टॉप सडनली, यानी बस अचानक रुकती है तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। एथलीट टेकिंग अ शॉर्ट रन बिफोर अ जंप, यानी जंप करने से पहले वो क्या करता है, एक शॉर्ट रन लेता है, ये मोशन का है। द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन देख सकते हैं, व्हेन अ मूविंग बस टर्न्स एट ए सर्कुलर पाथ इन द राइट डायरेक्शन देन आवर बॉडी फॉल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हुई बातें? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। ये मैंने अभी आपको बता दिया था कि इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम, बस इतना सा है, सिंपल सा, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने होते हैं न्यूटन के, 3 लॉ होते हैं। कितने लॉ होते हैं, 3 लॉ में एक फर्स्ट लॉ होता है जिसे हम इनर्शिया लॉ कहते हैं, और इनर्शिया अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। इनर्शिया क्या होता है, अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करता है। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट, ठीक है। इनर्शिया क्या होती है, एक बॉडी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो अपनी पोजीशन में चेंज का अपोज करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ में आपको इनर्शिया का ही डेफिनेशन लिख देनी है जो मैंने आपको बताई थी। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इफ इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड ऑन ए बॉडी और नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप उस वाली डेफिनेशन को लिख सकते हैं जो पहले बताया था। एग्जाम्पल भी इसमें इनर्शिया वाले लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं मोमेंटम की। देखिए मोमेंटम क्या होता है, इस मोमेंटम को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो स्मॉल पी इक्वल टू होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। इसकी यूनिट की बात कर लें तो यूनिट क्या होता है, देखो मास की होती है केजी और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो मोमेंटम है प्रोपोर्शनल होता है मास के। किसी बॉडी का अगर मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर मास कम है तो मोमेंटम कम होगा। अगर हम बात कर लें वेलोसिटी के हिसाब से, मास को अगर कांस्टेंट कर दें, व्हेन v कांस्टेंट, ये उस कंडीशन में जब v कांस्टेंट होगा, कैसा होगा, v कांस्टेंट होगा। v को कांस्टेंट करेंगे, मास से देखेंगे, मान लो v दो बॉडी है, एक जो है 50 kg की है, एक 20 kg की है, और v जो है दोनों के लिए 5 मीटर पर सेकंड है, यानी v1 जो है v2 के इक्वल है। तो हम किसका बताएंगे कि मोमेंटम ज्यादा है, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे P1, सॉरी इसको कहेंगे हम मास 1। क्या कहेंगे, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए मास 1। तो इसको मैं कहता हूँ मास 1 और इसको मैं कहता हूँ मास 2। अब आपसे पूछा जाए विच बॉडी हैव मोर मोमेंटम, विच बॉडी हैव मोर मोमेंटम, तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट बॉडी हैव मोर मोमेंटम। अब रीजन, बिकॉज इट हैव मोर मास, इट हैज मोर मास, इसके पास क्या है, ज्यादा मास है, ठीक है। इसके पास मास कम है और v क्या है, कांस्टेंट है। दूसरी कंडीशन में हम क्या करें, मास को कांस्टेंट कर दें, यानी दोनों बॉडी के मास को अगर कांस्टेंट कर दें तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम दो बॉडी लेते हैं और दोनों का मास 20 kg है और पहले की स्पीड मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है और सेकंड की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड है, तो ऐसी कंडीशन में ये वाली बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा। क्लियर। देखिए दोनों की बात करेंगे तो दोनों में एक सी कांस्टेंट, v को कांस्टेंट करेंगे तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका p ज्यादा होगा।
अगर हम v को कांस्टेंट करेंगे तो मास से देखेंगे, और मास को कांस्टेंट करेंगे तो v से देंगे। जिसका v ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। क्लियर हुई बात है? तो मोमेंटम किससे देखा जाता है? मास और वेलोसिटी से। किससे देखा जाएगा? मास और वेलोसिटी से। इससे आप लिख सकते हैं जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। और अगर ये दोनों मास और वेलोसिटी कम है, यानी मास इस कंडीशन में कम है, v कांस्टेंट है, तो p कम हो जाएगा। इस कंडीशन मास क्या है? देखिए मास को कांस्टेंट कह देंगे यहाँ पे। इस कंडीशन क्या है? मास को हम कांस्टेंट कह देंगे। क्या कह देंगे यहाँ पे? मास कांस्टेंट है। अगर मास क्या है? कांस्टेंट है। जब मास कांस्टेंट होगा तो इस कंडीशन को ध्यान रखें, इस वाली को। और अब जब v कांस्टेंट होगा तो इसको याद रखें। ये बातें आप समझ लीजिए इस फॉर्मूले से। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैसे निकालें? इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कैसे निकालते हैं? तो देखिए हमें पता है u जो होता है इसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। u को क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और v जो होता है इसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल अगर बात करें किसकी? इनिशियल अगर मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम जो होगा इनिशियल, इसको मैं p1 लिखता हूं, तो इसको लिखेंगे मास विद मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल क्या माना हमने? u, तो इनिशियल के लिए u लिख देंगे। अगर हम फाइनल की बात करेंगे, फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे, तो इसको मैं p2 लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा m मल्टीप्लिकेशन विद v, यानी फाइनल वेलोसिटी। अब चेंज इन निकालेंगे तो चेंज इन मोमेंटम, जब मोमेंटम में चेंज निकालेंगे तो इसे डेल्टा p से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं p फाइनल। फाइनल का मतलब p2 माइनस p इनिशियल। अब फाइनल का मतलब क्या है? आप देख सकते हैं p2 माइनस p1, और ये आ जाएगा p2 की वैल्यू क्या है? mv, और माइनस कर देंगे यहाँ पे mu। तो यहाँ से इसका चेंज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चेंज निकाल सकते हैं। ये होता है मोमेंटम में चेंज। जब भी चेंज निकालना है मोमेंटम में तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल को माइनस कर देना। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो कि इसी पर बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लीजिए एक बार। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, यानी आपसे p की वैल्यू पूछिए तो क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। ऑफ अ बॉडी मास 200 ग्राम्स, तो यहाँ पे लिखा है 200 ग्राम्स। अब देखिए आपको पता है कि 1 kg में जो होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। अगर मैं यहाँ से 1 ग्राम की बात करूंगा, 1000 इधर आ जाएगा तो 1/1000 kg हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें केजी में चाहिए मास। क्यों चाहिए? तो मास की जो यूनिट होती है SI वो केजी होती है, इसलिए इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 200/1000, और ये आ गया केजी में। 1 2 3 4, यानी 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएंगे। अब 2 से इस 10 को कट करेंगे तो आ जाएगा 1/5, इससे कट करेंगे 1/5 आ जाएगा। तो मास की जो वैल्यू आ गई 1/5, यानी 0.2 kg आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे। तो 0.5 का डिवाइड करेंगे 1 में तो 5 दूनी 10 होता है, तो 0.2 kg आ जाएगा। अब कह रहा है आगे मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, तो देखो वेलोसिटी दी है आपको 15 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है आपको? निकालना है p, तो p इजकल टू हो जाएगा mv। अब m की वैल्यू कितनी है? ये है। और यहाँ पे v की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे m की वैल्यू है 0.2, तो 0.2 लिखिए। v की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 15 है। ठीक है ना? तो 15 दूनी 30 होता है, तो ये आ जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बातें? इसी तरीके से अगर आपको कोई और न्यूमेरिकल देता है उसमें v और m दिया हो तो आसानी से कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़े। आगे एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ से लिख लेंगे पहले गिवन डाटा। क्या लिखेंगे? गिवन डाटा। क्वेश्चन का गिवन डाटा जरूर लिखें। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? देखिए मास गिवन है, मास है 100 kg। मास कितना है? 100 kg। और ये कह रहा है v, देखिए ये कह रहा है फ्रॉम अ वेलोसिटी
5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड, यानी इससे इतना हुआ है। तो u की वैल्यू कितनी है, देखिए 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड, और v की जो वैल्यू है 8 मीटर पर सेकंड है। इतनी बातें सही है, 8 मीटर पर सेकंड है। और आगे कह रहा है टाइम जो है 6 सेकंड है, तो t की वैल्यू है यहाँ पे 6 सेकंड। t की वैल्यू कितनी है, 6 सेकंड। Calculate the initial and the final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा इनिशियल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम, तो P इसको 1 कर देता हूँ और ये होता है m इंटू यू। m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100 है, 100 कर दीजिए मल्टीप्लाई। u की वैल्यू कितनी है, देखिए 5 है, तो 5 लिख दीजिए और ये आ जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। अगर यहाँ पे पूछा गया है फाइनल मोमेंटम, क्या पूछा गया है, फाइनल मोमेंटम, तो यहाँ पे P2 निकालेंगे, इसको मैं फाइनल कहूँगा। तो mv इसका फॉर्मूला होगा, m की वैल्यू आपको 100 दी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v की वैल्यू यहाँ पे 8 दी है, तो ये हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई ये बातें। अब देखिए आपसे पूछा है कि फोर्स और बता दीजिए, क्या बताइए, फोर्स। अब फोर्स बताना है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। अब F इक्वल टू ma यहाँ पे फॉर्मूला होगा, तो मास तो आपको गिवन है बट a गिवन नहीं है, तो हमें a निकालना पड़ेगा। और एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू होता है u प्लस at। तो यहाँ से अगर मैं a निकालता हूँ तो u को इधर भेज दीजिए, तो v माइनस u होगा, और टाइम कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो v की वैल्यू कितनी है, देखिए v की वैल्यू है 8 माइनस u की वैल्यू कितनी है 5, तो 8/5 अपॉन टाइम कितना है यहाँ पे 6 दिया है, तो ये आ जाएगा आपका 3/6। तो यहाँ से a की बात करूंगा तो 3 2 जा 6, तो 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। a का वैल्यू इतना आ जाएगा। अब निकालना है मैं फोर्स, क्या निकालना है, फोर्स। तो आप क्या करेंगे, F इक्वल टू नाउ F इक्वल टू ma। मास कितना है यहाँ पे 100, a की वैल्यू आई है देखिए 1/2, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50, तो 50 न्यूटन। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला एक ये आंसर हो गया, ये वाला जो है ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ये चीजें आपको पूछी थी इस क्वेश्चन में, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। एक बार रीडिंग कर लिए, कोई दिक्कत आए तो बता दीजिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ये बताया था चेंज इन मोमेंटम। क्या बताया था, चेंज इन मोमेंटम। जब भी चेंज इन मोमेंटम पूछेगा तो उसे हम डेल्टा पी से लिखते हैं, और ये लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। इस क्वेश्चन में जो देख सकते हैं, इसमें क्या पूछा था, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम पूछा था, चेंज नहीं पूछा। अगर चेंज पूछता तो हम क्या करते, इसमें से इसको माइनस कर देते, 800 में से 500 को माइनस कर देते, तो 300 इसका आंसर आ जाता जब चेंज पूछता तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा mv माइनस mu लिखूंगा, तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। अब हम अगर निकालें रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर निकाल लें, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो देखिए जब भी रेट की बात आएगी तो रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। रेट का मीनिंग क्या होता है, टाइम से डिवाइड करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, टाइम से डिवाइड कर दो। अब इसका वैल्यू देख सकते हैं आप, क्या है, एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। भाई डेल्टा पी का वैल्यू एम वी माइनस एम यू है, अपॉन डेल्टा टी कर देंगे। क्लियर हो गई बात है, इतना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने डिवाइड किया है ये टी से किया है, किससे किया है, टी से किया है। तो यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, यहाँ डेल्टा टी लिख दीजिए, डज नॉट मैटर, आप ये कर सकते हैं, डेल्टा टी लिखना चाहे डेल्टा टी लिखिए। अब यहाँ से क्या है, मैं मास को कॉमन ले लूँ, तो मास को जब कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी।
और आप देख सकते हैं ये क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये बन जाएगा आपका एक्सीलरेशन, और यहाँ से निकल के आ जाएगा ये, और ये क्या होता है, ये फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल किसके आ गया, फोर्स के। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम mv माइनस m अपॉन टाइम डेल्टा टी। लिखना चाहे टी लिखिए, डेल्टा टी लिखना चाहे ये लिखिए। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा P ओवर डेल्टा टी के। यानी ये स्टेटमेंट यहाँ से आया है न्यूटन सेकंड लॉ का, जो आप लोग याद करते हैं, लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन दी बॉडी। तो इसका मतलब ये फॉर्मूले से आप याद करें, इस फॉर्मूले से इसे कर पाएंगे। क्लियर हुई बातें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, P2 माइनस P1 करेंगे, MV माइनस MU हो जाएगा। टाइम से डिवाइड करने के लिए रेट बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, डेल्टा पी की वैल्यू ये रखेंगे, m को कॉमन लेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। और ये क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, याद कीजिए यहाँ से। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u को इधर भेजिए तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो गया, t को इधर भेज दी तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a हो गया। इस तरीके से a को आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये निकल के आता है। क्लियर हुई बातें। तो आपसे कोई पूछे राइट दी सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, राइट दी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप क्या लिखेंगे, ये वाला स्टेटमेंट याद कर लेंगे फॉर्मूले से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन दी बॉडी, ठीक है। और यहाँ से निकल के क्या आया, F इक्वल टू ma आया। क्या निकल के आया, देखिए F इक्वल टू ma आया, तो F की जगह यहाँ पे आप ma भी लिख सकते हैं। F क्या होता है यहाँ पे, F इक्वल टू ma भी होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, F इज इक्वल टू ma, और ये किसके इक्वल आया, डेल्टा P ओवर डेल्टा T के। तो ये क्या है, सेकंड लॉ है, क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं, ये मैथमेटिकल रूप है और ये ऐसा ही है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, और जो मोमेंटम पढ़ा है उसके भी साथ में एग्जाम्पल, सेकंड लॉ और मोमेंटम के एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली सेम से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैचिंग ए बॉल, जब भी कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है, यहाँ पे आप देखिए ये एक प्लेयर है, आप जानते होंगे, कमेंट करके बताइए क्या नाम है इनका। तो ये बॉल को कैच कर रहे हैं, तो जब भी कोई प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर जब कैच को कैच करता है तो होता क्या है, वो अपने हाथों को पीछे खींचता है। अब पीछे क्यों खींचता है, क्योंकि मान लीजिए अगर मान लीजिए बॉल यहाँ पे पकड़नी उसे, अगर बॉल यहाँ पे पकड़ेगा डायरेक्ट आएगी तो बॉल को यहाँ तक आने में समय कम लगेगा। अब यही बॉल को पकड़ने के लिए उसने हाथ यहाँ तक कर दिए, तो इसका तो यहाँ से यहाँ तक बॉल को आने में, यहाँ से यहाँ तक बॉल को आने में टाइम ज्यादा लगेगा। भाई यहाँ पे बॉल पकड़नी है तो मान लीजिए 5 सेकंड में बॉल यहाँ तक आ गई, अब आपको बॉल यहाँ पे पकड़ना है उस खिलाड़ी को, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ सेकंड तो उड़ेगी, यानी 5 सेकंड से कुछ तो ज्यादा होंगी, टाइम ज्यादा लगेगा। और टाइम ज्यादा लगेगा तो अभी जो बताया था F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जब टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कैसा हो जाएगा, कम, और फोर्स कम लगेगा जब बॉल हाथों पे फोर्स कम लगाएगी तो आसानी से पकड़ में आ जाएगी। भाई कोई चीज हम क्यों नहीं पकड़ पाते, मान लीजिए कोई पत्थर है और उसे तेजी से फेंक के आपसे कहा जाए कि कैच करिए आप, तो नहीं कर सकते क्योंकि उसका क्या है, फोर्स ज्यादा है। अब फोर्स ज्यादा है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन उसी को जब आराम से फेंकें तो वो क्या है, आराम से आएगा, यानी ज्यादा टाइम में आएगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, आसानी से उसे कैच कर पाएंगे। तो जो प्लेयर्स होते हैं वो हाथों को पीछे क्यों स्लाइड करते हैं, क्यों खींचते हैं, क्योंकि जो बॉल है हाथों में देर तक पहुंचे, मतलब देर टाइम में पहुंचे, लेट पहुंचे, तो लेट पहुंचेगी तो क्या है, उसका टाइम बढ़ जाएगा और एफ कम हो जाएगा। तो कैचिंग ए बॉल का रीजन होता है व्हेन ए फील्डर कैच अ बॉल दे आर चेंजिंग द बॉल्स मोमेंटम फ्रॉम ए हाई वेलोसिटी टू जीरो, यानी वो एकदम तेजी से जो आ रही थी वो पीछे आते आते टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा तो हुआ क्या, आप समझ सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स कम हो जाएगा तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। यानी देखिए हाई वेलोसिटी टू जीरो, तेजी से कैसा हो जाएगा, जीरो की तरफ आ जाएगा। क्लियर हुई बातें। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए कार का, ये कार जो इस रोड पे जा रही है 15 kg की है, कितनी kg की है, 15 kg की है, और P इक्वल टू MB से निकालेंगे और इसकी वेलोसिटी जो है अभी जीरो है, कितनी है, जीरो, तो जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे लिखी है जीरो, तो इसका जो है मोमेंटम जीरो आ जाएगा। वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, मास इतना है, इनका दोनों का, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी कार का कर लीजिए, ये कार है, बस सी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जा रही है 15 kg की है, 15 kg की है, ठीक है, 15 kg की है, मान लीजिए 15 kg की है,
और इसका v बढ़ा दिया गया, क्या बढ़ा दिया v। तो v बढ़ाने से होगा क्या, इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, m इक्वल टू v करेंगे तो m है 15 मल्टीप्लाई 10 तो 150 हो जाएगा, 150 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको 20 कर दिया, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पे देखिए फिर से इस बस का जो मास है वो मास 15 kg ही है, और मैंने आपको बताया मास कांस्टेंट है। मास कैसा है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है और यहाँ पर ज्यादा है, तो मैंने आपको बताया p प्रोपोर्शन होता है b के, और मास कैसा होगा, मास कैसा है इस कंडीशन में कांस्टेंट है, यानी बस कार वही है, मास कांस्टेंट है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इस कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए और भी इसके एग्जांपल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको फर्श पे कूदना है, तो आप जब फर्श पे कूदते हैं तो आपके पैरों में चोट ज्यादा लगती है। अब ज्यादा चोट लगती है, अगर मान लीजिए वहीं पे गद्दा फॉर्म बिछा दिया जाए, तो जब आप उस पर कूदोगे तो सबसे पहले फॉर्म के कांटेक्ट में आओगे। अब फॉर्म धीमे धीमे आपकी फोर्स की वजह से जमीन पर जाएगी, तो टाइम क्या फिर से बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा, फोर्स कम लगेगा, यानी मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, अब ये क्या है आपस में कॉलिजन हो गया इनमें, तो ए है ये बी है। अब ए ने क्या है, ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है, और बी ने किस पे लगाया है, बी ने ए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है, ठीक है ना। तो ए ने किस पे फोर्स लगाया, बी पर, और बी ने किस पे लगाया, ए पर। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे फोर्स। अब फोर्स किस पे लगाया, मान लीजिए ए पर लगाया, किस पे लगाया, ए पर। किसने लगाया है, बी ने लगाया है। अब यहाँ पे लिखिए फोर्स किस पे लगाया है, बी पर लगाया है। फोर्स लगाया बी पर, किसने लगाया, ए ने। बात समझ आई। तो ए ने फोर्स लगाया बी पर, ए ने फोर्स लगाया बी पर, तो इसे कैसे लिखेंगे, ए ने फोर्स लगाया बी पर, यानी इसने फोर्स लगाया इस पर, तो फोर्स ऑन बी, जिस पे लगाया पहले लिखेंगे, किसने लगाया बाद में लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब बी ने भी इस पे फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे पर इक्वल लगाती हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉडी भी आप पर फोर्स लगाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि दीवार पर फोर्स लगाइए, जो एग्जांपल बताया था, आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए दीवार पर, तो दीवार भी आप पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। आप अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन लगा रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन लगाएगी, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन लगा रहे हैं तो वेस्ट में लगाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा। नेगेटिव साइन ये शो करता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो न्यूटन्स लॉ ये कहता है किसी भी बॉडी पर आप जितना फोर्स लगाते हैं वो बॉडी भी उतना ही फोर्स अप्लाई करती है अपोजिट डायरेक्शन में। इसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। तो व्हेन ए बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, तो देखिए व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, तो सेकंड बॉडी पर फोर्स लगाया F2 हो गया, पहली लगाया फर्स्ट कर दो। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा स्टेटमेंट, F2 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे F1 आएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, F21 इक्वल टू हो जाएगा F12, और यहाँ नेगेटिव लगा दीजिए। और स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए, व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। और इसको कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस स्टेटमेंट को भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, अगर आपको ये याद नहीं हो तो आप इसे लिख लें, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। एग्जांपल देखिए, व्हेन ए मैन वॉक्स ऑन अर्थ ही एक्सर्ट अ फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्शन हो गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, इसने फोर्स लगाया, तो ये यहाँ पे क्या है, एक्शन हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, एक्शन हो गई। द अर्थ एक्सर्ट एन इक्वल रिएक्शन ऑन मैन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एज ए रिजल्ट ही मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या हो गई, ये रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, ये रिएक्शन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई। जैसे देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पैर से ऐसे पीछे की तरफ लगा रहा है फोर्स, तो फोर्स ऑन ग्राउंड फ्रॉम फुट। तो ये अपने पैर से जमीन पर फोर्स लगाया ऐसे आने के लिए, और जमीन इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाई थी, तो फोर्स ऑन फुट फ्रॉम दी ग्राउंड। तो ग्राउंड की वजह से फोर्स लगेगा, इस वजह से ये पैर आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल ये है बुलेट वाला। तो जब भी बुलेट चलाते हैं
तो जो गन से बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट जो है जितने फोर्स से आगे जाएगी उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। बुलेट गई इस डायरेक्शन में फोर्स की वजह से और इतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट इज एक्शन। बुलेट पे जितना भी फोर्स लगेगा वो एक्शन होगा। द बुलेट एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स ऑन द गन इन द अपोजिट डायरेक्शन रिकॉइल ऑफ द गन। तो ये क्या है, रिएक्शन करती है बुलेट, क्या करती है, रिएक्शन करती है। जिस डायरेक्शन में जाएगी जितने फोर्स जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगेगा। एक और होता है, और भी एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए स्पेस यान जाना है, क्या जाना है, स्पेस यान जाना है, तो उसमें भी एक्शन रिएक्शन लॉ यूज होता है। बात समझ आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की किसकी, क्लास 9th के साइंस के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। यहाँ पर हमने वन शॉट रिवीजन देखा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।